सुप्रीम कोर्ट में आज 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बैठा, जिसने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की थी एवन फील्ड रेफरेंस में, उसके ख़िलाफ़ नेब ने अपीलें दायर की थी, उनको सुना। इन अपीलों की 5 रुकनी बेंच ने समाअत क्यों की और आज इसमें जो फ़ैसला आया, उस दौरान समाअत के दौरान हमारे साथ कोर्ट रूम में मतीउल्लाह जान सीनियर साफ़ी हैं मौजूद थे। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज जो इन्होंने देखा क्या दिलचस्प चीज़ थी आज की समाअत में। जी, सबसे दिलचस्प चीज़ तो फ़ैसला था। नैब की अपीलें मुस्तरद हो गई हैं जिसका मतलब ये है कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की थी वो मुअत्तली बरकरार है और एवन फील्ड प्रॉपर्टी के केस में नवाज़ शरीफ और मरीम जो हैं उनकी सज़ाओं की मुअत्तली बरकरार रहेगी। बावजूद इसके कि नवाज़ शरीफ अभी एक दूसरे केस में अजीज़िया स्टील मिल केस में सज़ा मिलने के बाद जेल में हैं, मगर मरीम नवाज़ अब जो हैं वो बाहर रहेंगी क्योंकि उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल रहेगी और नैब की अपीलें मुस्तरद की गई हैं। दिलचस्प बात ये थी कि पहले 3 रुकनी बेंच ये नैब की अपीलें सुन रहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे और उस बेंच ने बड़े बुनियादी सवाल उठाए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ाओं की मुअत्तली के लिए जो कमेंट्स दिए थे वो शायद गवाहों और शवाहिद के बयानात की डीपर अप्रिशिएशन की थी या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात कर दी थी, जिससे जो असल अपीलें हैं उनके फ़ैसले के अंदर भी लग रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपनी राय दे रही है। मगर इस 3 रुकनी बेंच ने फिर ये फ़ैसला किया कि इसमें कुछ कानूनी नुकात भी 17 उन्होंने कहा 17 लॉ पॉइंट्स थे, 17 कानूनी सवाल उठाए गए थे। लार्जर बेंच बनाने से पहले 5 रुकनी बेंच था। ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो नवाज़ शरीफ के वकील हैं उनसे पूछा गया कि क्या आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार को उस 5 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच सिर्फ कानूनी नुकात का फ़ैसला करेगा। इस शर्त पे 5 रुकनी बेंच बना था। ख्वाजा हारिस साहब भी शायद इशारा समझ रहे थे कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अगर वो इस बेंच में आते हैं तो उनके साथ ताल्लुकात बहाल करने का ये अच्छा मौका होगा। तो ख्वाजा हारिस ने भी हाँ कर दी थी कि ठीक है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं अगर कानूनी नुकात के ऊपर रहा जाए और कानूनी सवालों के जवाब दें। मगर आज जब ये 5 रुकनी बेंच बैठा तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरफ से बड़ा ही जो है ख्वाजा हारिस के नुक्ता नज़र से मस्बत रवैया अपनाया गया और ये कानूनी नुकात तो एक तरफ रह गए। 17 के 17 जो कानूनी सवाल उठाए गए थे, जो फार्मूलेशन चीफ जस्टिस ने की थी, उनको तो सब भूल गए और अचानक ही फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ मिला हाई कोर्ट से, जो उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई एवन फील्ड प्रॉपर्टी केस में, वो मुअत्तली सज़ाओं की बरकरार रहेगी। और यूँ ये लार्जर बेंच जो कानूनी सवालों का जवाब देने बैठा था वो नैब की अपीलें जो हैं वो खारिज करके उठ गया। तो यकीनी तौर पे बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन थी और दिलचस्प सूरत हाल थी, मगर एक मस्बत तासुर ज़रूर पैदा हुआ है इस 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले से कि ये बेंच जो है कम अज़ कम उस मुल्ज़म को जो है वो मज़ीद मुश्किल में नहीं डालता जो पहले ही जेल में है। तो उसकी अगर एक केस में इस बेंच ने उनकी सज़ाओं की मुअत्तली को बरकरार भी रखा है, तो नवाज़ शरीफ साहब तो अभी भी जेल में है वो अजीज़िया स्टील मिल वाले केस में। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट। मतीउल्लाह, मैं ये जानने में दिलचस्पी रखता हूँ कि इसमें 2 जजेस जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस आसिफ सईद खोसा 5 रुकनी बेंच में शामिल थे। ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने 20 अप्रैल 2017 को नवाज़ शरीफ को उस इख्तलाफी नोट के ज़रिए नाहिल करार दे दिया था और वो करप्शन उन पर साबित कर दी थी पहले ही, इससे पहले कि JIT बनती, बाकी 3 जजों ने। तो ये 2 जज तो आज बैठे हुए थे। क्या इनकी टोन में या इनका जो कंडक्ट था या इनका जो रवैया था कोर्ट के अंदर ख्वाजा हारिस के मामले में या मुल्ज़िम नवाज़ शरीफ के बारे में, वो मुख्तलिफ नहीं था कुछ? जस्टिस गुलजार अहमद ने एक मौके पर चीन का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ तो समरी ट्रायल के बाद मुल्ज़िम को खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड के सामने उनको सज़ा दे दी जाती है, जबकि आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इसके लिए फेयर ट्रायल होना ज़रूरी है। जी देखें, रिमार्क्स जो भी दिए और फ़ैसला तो 5 रुकनी बेंच ने बशमूल जस्टिस खोसा जस्टिस गुलजार ने नवाज़ शरीफ के आज हक़ में दिए, नैब की अपीलें मुस्तरद हुई हैं। मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार को इस 5 रुकनी बेंच में नहीं बैठना चाहिए। चाहे कि जो बुनियाद बनाई गई कि ये बेंच जो है वो सिर्फ़ कानूनी सवालों के जवाब देगा, मगर हमने देख लिया कि कानूनी सवालों के जवाब तो नहीं दिए गए
और नैब की अपीलें ही मुस्तरद कर दी गई, मतलब मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुना दिया गया। इसलिए मैं ये कह रहा था कि इन दो मुअज़्ज़ज़ जजों ने, जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने, सुप्रीम कोर्ट के पनामा वाले 5 रुकनी बेंच में बग़ैर ट्रायल के नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था और कहा था कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए बग़ैर ट्रायल के। तो अब इन दो जजों को कम से कम नैब की उस अपील में नहीं बैठना चाहिए था कि जिस अपील में उस एवनफील्ड प्रॉपर्टी वाले केस की में दी गई सज़ा की मुअत्तली को चैलेंज किया गया था, क्योंकि जो दो जजों ने बग़ैर ट्रायल को एवनफील्ड प्रॉपर्टी को बुनियाद बना के नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, तो उन्हें ट्रायल के बाद सज़ाओं की मुअत्तली के ख़िलाफ़ नैब की अपील भी नहीं सुननी चाहिए थी। मगर खैर आज फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में दिया है, मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जस्टिस खोसा को, जस्टिस गुलजार को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो जहाँ तक इन दोनों के दरमियान अप्रोच का फ़र्क था, जस्टिस गुलजार ने तो जैसे पिस्तौल निकाल लिया था और कहा था कि चाइना में तो बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, वो तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियाँ चला देते हैं। तो दूसरी तरफ जस्टिस खोसा जो थे वो थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी सज़ा देने से पहले फेयर ट्रायल होना चाहिए, जुर्म साबित होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी पहले साबित होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं उसके लिए नया कानून आना चाहिए या उसमें कानून में बेहतरी लाई जानी चाहिए। जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी मेरे ख्याल में बड़े अजीम लीडर होने का सबूत दिया है, क्योंकि पहली समाअत के दौरान तो जो उनकी रिमार्क्स से ऑब्जर्वेशनें थी वो तो इतनी खौफनाक थी कि उनका बस नहीं चल रहा था कि पहली समाअत में ही नवाज शरीफ साहब जब बाहर थे तो उनको वापस जेल भेज दें। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ 46 सफ़र की जजमेंट लिखने की क्या ज़रूरत थी, और उन्होंने जो है वो अपनी मेन अपील के ऊपर कमेंट्स दे दिए, डीपर अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस किया। लेकिन आज जस्टिस साकिब निसार साहब की भी टोन बदली हुई थी, 4-5 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट में, और आज ज़्यादातर जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं वो थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे थे रिमार्क्स में भी। तो जस्टिस साकिब निसार की टोन डेफिनेटली बदली हुई थी, और आज शायद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बेंच में मौजूदगी जो थी वो उनकी एक किस्म की तकरीब रोनुमाई थी बतौर नए चीफ जस्टिस। और जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक जगह पे कहा भी कि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनकी तरफ इशारा किया। तो मुझे लगता है कि आज की जो 5 रुकनी बेंच की कार्रवाई थी वो एक तारफ़ी कार्रवाई थी, तारफ़ी तकरीब भी थी नए चीफ जस्टिस की, और ख़ासकर नून लीग और नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत के हवाले से एक किस्म के जो उनके दरमियान जो खला था या जो उनके दरमियान कुछ तलखी थी उसको दूर करने के लिए जस्टिस खोसा को बाकायदा तौर पे आज बेंच में बिठाया गया था, लार्जर बेंच के नाम पे और कानूनी सवालों के जवाब देने के नाम पे, और वो जवाब जो इस बेंच ने नहीं दिए, और बग़ैर उस जवाब के मेरिट के ऊपर अपील जो है वो नैब की मुस्तरद कर दी। ख्वाजा हारिस तो खुश हैं, चाहे जो भी है, उनका शायद जब पहले दिन पूछा गया था कि जस्टिस खोसा को बेंच पर ले आए तो वो समझ गए थे कि शायद कोई उन्हें रिलीफ मिलने जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी हामी भर ली थी जस्टिस खोसा के नाम पे लार्जर बेंच के लिए। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान। ये थी आज की जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की, मतीउल्लाह जान से कोर्ट रूम का माहौल आप तक पहुँचाया। इसमें ये भी मुमकिन है कि ये 17 सवाल जो फ्रेम किए गए थे, हो सकता है जब आज तो मुख्तसर फैसला डिसमिस का ही सिर्फ उन्होंने एक लफ्ज़ कहा और कोर्ट उठ के चली गई, शायद जब तफसीली लिखें तो हो सकता है ये भी लिख दें कि 17 कानूनी सवाल के जवाब खुद ही लिख दें। दलाइल तो हुए नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, 184(3) के तहत भी चले जाते हैं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज के लिए इतना ही।